अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम यूनिट नंबर 8 वेव्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज के ये हमारे पास हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें लिखा हुआ है चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। तो नंबर 1 है व्हेन अ वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव रिमेन्स कांस्टेंट? वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ या फेज। पूछा जा रहा है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी जो नीचे करेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं 4, इनमें से कौन सी जो करेक्टरिस्टिक होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि वो चेंज नहीं होती। तो जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है, उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है, और जब वेव डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर में जाती है तो उसका फेज भी चेंज होता है। लेकिन उसकी एक ही करेक्टरिस्टिक होती है जो कि फ्रिक्वेंसी होती है, जो कि साउंडिंग सोर्स, जो कि वेव के सोर्स पर डिपेंड कर रही होती है। फ्रिक्वेंसी वो चेंज नहीं होती। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्वेंसी। ये वाली करेक्टरिस्टिक वेव की चेंज नहीं होती जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है। दूसरे नंबर पर है व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम इट अंडरगोज अ फेज चेंज ऑफ 0, π/2, पाई या 2π। पूछा जा रहा है कि जब एक ट्रांसवर्स वेव एक डेंसर मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है वापस रेयर मीडियम की तरफ, तो फेज चेंज कितना आता है? 0 का आता है, यानी फेज चेंज नहीं होता, जैसे गई उसी तरह ही रिफ्लेक्ट होगी। या π/2 का फेज चेंज होगा 90 डिग्री का, पाई का 180 का, या 360 डिग्री फेज चेंज होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है सी। कैसे? तो ये देखिए, ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है जो कि इस बाउंड्री के साथ डेंसर मीडियम के साथ टकराती है। अब टकराने के बाद ये डेंसर मीडियम की बाउंड्री से ये वापस रेयर मीडियम की तरफ आएगी। तो अब ये इसका फेज चेंज होगा ऐसे ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये इस तरह, अब ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब है कि इसमें यहाँ पर अप साइड पे अगर इसका क्रस्ट बन रहा था तो अब यहाँ पर डाउन साइड पर ये क्रस्ट बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर जो फेज चेंज आता है वो 180 डिग्री का आता है। तो जो दूसरा है क्वेश्चन उसका ऑप्शन नंबर है सी, जिसका आंसर है पाई। ये है इसका आंसर, फेज चेंज आ रहा है पाई का। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ, देन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन इट इज डबल्ड, हाफ, कांस्टेंट या 1/4। पूछा जा रहा है कि अगर एक स्ट्रिंग की जो टेंशन है उसको डबल कर दें और जो मास पर यूनिट लेंथ है उसको हाफ कर दें तो जो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड होगी वो कितनी होगी? तो ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड का फार्मूला होता है, देखिए वो होता है, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड है तो v इक्वल होता है टेंशन डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ अंडर द रूट। ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर जो टेंशन है टी प्राइम उसको कर दिया गया है डबल, यानी 2t कर दिया गया है, और जो मास है एम प्राइम वो हाफ कर दिए गए हैं, पहली मास का आधा कर दिया गया है। तो अब देखिए जो वेलोसिटी होगी ट्रांसवर्स वेव की वो कितनी होगी? तो v प्राइम हो जाएगी इक्वल टी प्राइम डिवाइडेड बाई एम प्राइम अंडर द रूट। टी प्राइम कितना है? 2t है, और m प्राइम जो है वो हाफ m है, यानी m/2 है अंडर द रूट। अब ये जो m है नीचे ये ऊपर चला जाएगा, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 आर 4, t डिवाइडेड बाई m अंडर द रूट हो जाएगा। अब v प्राइम इक्वल होगा 4 का अंडर रूट लें तो 2, t डिवाइडेड बाई m अंडर द रूट होगा। तो v प्राइम इज इक्वल टू 2, t डिवाइड बाई m v के इक्वल है तो 2v। इसका मतलब है कि जो स्पीड होगी ट्रांसवर्स वेव की वो ओरिजिनल स्पीड के डबल हो जाएगी जब टेंशन को डबल करेंगे और मास पर यूनिट लेंथ को हाफ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा डबल्ड। उसके बाद फोर्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट एग्जिबिटेड बाय द लॉन्जिट्यूडनल वेव्स? रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन। पूछा जा रहा है कि इनमें से जो चारों प्रॉपर्टीज हैं वेव्स की, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती? अब लॉन्जिट्यूडनल वेव्स रिफ्लेक्ट भी होती हैं, रिफ्लेक्शन भी होती है, उनमें इंटरफेयर भी करती हैं आपस में, डायफ्रैक्ट भी होती हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, लेकिन जो पोलराइजेशन का फिनोमेना होता है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में नहीं होता, क्योंकि पोलराइजेशन के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास मोशन हो पार्टिकल्स की
वो परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, लेकिन जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनका कोई भी कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होता टू द प्रोपगेशन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, इसलिए जो पोलराइजेशन है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में नहीं पाई जाती। तो फोर्थ का है ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ है अ साउंडिंग सोर्स एंड अ लिसनर आर बोथ एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर। एक साउंडिंग सोर्स है और एक लिसनर है, ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पोजीशन पर हैं। इफ विंड ब्लोज फ्रॉम द लिसनर टुवर्ड्स द सोर्स, अगर हवा जो है वो चल रही हो लिसनर से सोर्स की तरफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ साउंड विल चेंज, तो अब साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, फ्रिक्वेंसी, स्पीड, फेज या वेवलेंथ। तो इसका ऑप्शन है स्पीड, ऑप्शन नंबर बी, साउंड की स्पीड चेंज होगी। देखिए ये हमारे पास क्या है जी, सोर्स है, यहाँ से साउंड निकल रही है और ये है हमारे पास लिसनर, ये है कोई क्या जी, ये लिसनर है। अब सोर्स से साउंड किधर आ रही है, इसकी तरफ आ रही है, लेकिन जो हवा है, एयर है, वो किधर से किधर चल रही है, वो लिसनर से चल रही है सोर्स की तरफ। अब जो स्पीड होगी साउंड की वो v प्राइम वो किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये जो स्पीड ऑफ साउंड है vs, इसमें से हम जो एयर की वेलोसिटी होगी va उसको हम माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास अब स्पीड ऑफ साउंड होगी, क्योंकि यहाँ से जो साउंड आ रही होगी उसको इधर आने से हवा जो है वो रोक रही होगी, वो उसको वापस लेकर जा रही होगी, क्योंकि हवा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए जो स्पीड ऑफ साउंड होगी उसमें कमी बाकी होगी और वो इक्वल होगी स्पीड ऑफ साउंड माइनस स्पीड ऑफ एयर। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो स्पीड होगी वो चेंज होगी, साउंड की बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स या बाकी प्रॉपर्टीज उसी तरह ही रहेंगी। सिक्स्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर या डेंसिटी। इनमें से जो चारों फैक्टर्स दिए गए हैं, कहा जा रहा है कि एक गैस के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है उनमें से कौन सा फैक्टर डिपेंड नहीं करता, या साउंड की स्पीड जो है वो इनमें से कौन से फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। तो एक गैस के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू गैमा आर टी डिवाइडेड बाई m अंडर द रूट, ये है फार्मूला। इसमें गैमा कांस्टेंट है, ये आइडियल गैस कांस्टेंट है, t जो है वो टेम्परेचर है और ये मैस है किसकी, मोलर मैस है गैस के पार्टिकल्स की। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला है। इसमें देखें तो जो हमारे पास प्रेशर है, प्रेशर इस फार्मूले में मौजूद नहीं है, तो हम ये कहेंगे जी कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है गैस के अंदर वो गैस के प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा, स्पीड जो है वो गैस की उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 6 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 7th है देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, प्रोग्रेसिव वेव या स्टेशनरी वेव्स। पूछा जा रहा है कि जो नीचे वेव्स दी गई हैं इनमें से कौन सी वेव में जो पार्टिकल्स के थ्रू, मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। वैसे तो वेव्स का काम हमने पढ़ा है कि वेव्स क्या करती हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं, और वो जो वेव्स होती हैं वो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स में ही लॉन्जिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स भी आ जाती हैं, जबकि यहाँ पर जो वेव्स होती हैं वो होती हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव्स में जो एनर्जी होती है वो वेव के अंदर ही, जब दो वेव्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही होती हैं जी, मूव कर रही होती हैं, तो वो आपस में मिलती हैं तो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और वो जो एनर्जी होती है स्टेशनरी वेव्स के अंदर वो एक खास इलाके में मौजूद होती है, एक जगह से दूसरे का ट्रांसफर नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी पार्टिकल्स मीडियम के ट्रांसफर नहीं करते। 8th है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रा वायलेट। इनमें से अल्ट्रा वायलेट की फ्रिक्वेंसी कौन सी हो सकती है, ए, बी, सी और डी हैं। 1 × 10⁻6 हर्ट्ज है, 1 × 10⁻9 हर्ट्ज है, 1 × 10⁻12 हर्ट्ज है और 1 × 10⁻15 हर्ट्ज है। अल्ट्रा वायलेट वेव्स वो वाली वेव्स होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी, सारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट वेव्स की होती है और उनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी दी गई है वो 1 × 10⁻15 हर्ट्ज है, तो यही हम ऑप्शन चूज़ करेंगे क्योंकि यही सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली रेंज है और यही जो फ्रिक्वेंसी हो सकती है वो अल्ट्रा वायलेट की हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी है 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज।
same as that of the individual waves, twice that of individual waves, half that of individual waves, under root 2 that of the individual waves, triple that of the individual waves। पूछा जा रहा है कि जब एक स्टेशनरी वेव बनती है तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है। इंडिविजुअल वेव जितनी होती है उसके डबल होती है, इंडिविजुअल वेव के आधी होती है, इंडिविजुअल वेव के अंडर रूट 2 टाइम्स होती है, या इंडिविजुअल वेव्स के ट्रिपल होती है। तो इसका सादा सा आंसर है कि जो स्टेशनरी वेव बन रही होती है इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इंडिविजुअल वेव्स जो आपस में मिलकर स्टेशनरी वेव बना रही होती हैं उनके जितनी होगी। जितनी फ्रिक्वेंसी इंडिविजुअल वेव्स की होगी उतनी ही बनने वाली स्टेशनरी वेव की भी फ्रिक्वेंसी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, सेम एज दैट ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स। 10th है द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज एफ। इफ बोथ एंड्स आर ओपन देन इट्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी विल बी एफ 0.5 एफ 2 एफ या 4 है। क्वेश्चन ये है कि जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, बुनियादी फ्रिक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप की, उसके अंदर जो एयर कॉलम होता है वो जो ऑसिलेट कर रहा होता है जिस फ्रिक्वेंसी के साथ, वो उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है वो है एफ। अगर दोनों ही एंड्स उसके ओपन हो जाएं, पहले था क्लोज अब उसको ओपन कर दें, तो फिर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ये हमने बताना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। अब जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है क्लोज्ड पाइप की, एफ क्लोज लिख देते हैं, क्लोज पाइप की जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है v डिवाइडेड बाई 4l के। ये है v डिवाइडेड बाई 4l के। अब जो फ्रिक्वेंसी होगी अगर इसके दोनों एंड्स को ओपन कर दिए जाएं तो ये ओपन ऑर्गन पाइप बन जाएगा। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी एफ ओपन वो कितनी हो जाएगी, तो वो जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है v डिवाइडेड बाई 2l के। अब 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं, यानी टू मल्टीप्लाइड बाई वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2l। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है। अब इसको मैं लिख देता हूँ 2 और बाकियों को लिख देता हूँ v डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4l। ये है एफ ओपन। तो एफ ओपन जो है 2 v डिवाइड बाई 4l किसके इक्वल है, v डिवाइड बाई 4l है एफ क्लोज के, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई एफ क्लोज के। तो इसका मतलब है कि जो अब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी ओपन क्लोज आर्गन पाइप की, वो ओपन आर्गन पाइप की वो क्लोज्ड आर्गन पाइप की फ्रिक्वेंसी के 2 टाइम्स होगी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि होगा 2f। 11th है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डबल्ड देन इट्स इंटेंसिटी इज डबल्ड, हाफ, क्वाड्रपल्ड या 1/4। अगर एम्पलीट्यूड एक वेव का डबल कर दें तो इंटेंसिटी पर क्या असर पड़ता है, डबल हो जाती है, आधी हो जाती है, 4 गुना हो जाती है या चौथाई हो जाती है। तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशनशिप देखें क्या होता है। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशनशिप ये होता है कि जो इंटेंसिटी होती है वेव की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये इन दोनों का रिलेशनशिप है, यानी इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगी, इसमें कमी लाएंगे इसमें भी कमी आएगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वलिटी के साइन में चेंज करते हैं और इधर क्या ले आते हैं कांस्टेंट के, तो ये के ए स्क्वायर हो जाएगा। के जो है उसको हम वैल्यू रखते हैं 1, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या करें, पूछा जा रहा है कि एम्पलीट्यूड को अगर डबल कर दें, एम्पलीट्यूड जो है ए प्राइम नया जो एम्पलीट्यूड है वो 2a हो जाए, तो फिर फ्रिक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा, तो फिर फ्रिक्वेंसी जो होगी वो आई प्राइम जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए प्राइम का स्क्वायर होगा। ए प्राइम किसके इक्वल है, 2a के, 2a का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो आई प्राइम जो है वो 4a स्क्वायर हो जाएगा और आई प्राइम जो होगा वो 4 और a स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के, तो 4i, आई प्राइम 4i हो जाएगा जब हम एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे, यानी क्वाड्रपल्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा क्वाड्रपल्ड। इसका मतलब है 4 गुना इसमें क्या हो गया जी, इजाफा हो गया इंटेंसिटी में अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका, अ साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी लिसनर विद 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। एक साउंड सोर्स है जो कि मूव कर रहा है एक स्टेशनरी लिसनर की तरफ 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की स्पीड के 10वें हिस्से की स्पीड के साथ। द रेशियो ऑफ एपरेंट टू रियल फ्रिक्वेंसी इज,
हमने एपरेंट और रियल फ्रिक्वेंसी के दरमियान जो रेशो है वो फाइंड करनी है। 11/10 आएगी, 11/10 होल स्क्वायर आएगी, 9/10 होल स्क्वायर आएगी या 10/9 आएगी। अब यहाँ पर देखें साउंड सोर्स मूव कर रहा है स्टेशनरी लिसनर की तरफ। जब साउंड सोर्स स्टेशनरी लिसनर की तरफ मूव करता है उस वक्त जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, ज़ाहिरी बात है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगी वो किसके इक्वल होगी, वो अपरेंट फ्रिक्वेंसी एफ प्राइम होगी और ये इक्वल हो जाएगी v डिवाइडेड बाई v माइनस ए इंटू एफ। ये साउंड की ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी एफ है। अब हमने अपरेंट और जो रियल फ्रिक्वेंसी इनके दरमियान रेशो मालूम करनी है, तो एफ प्राइम डिवाइडेड बाई एस, एफ को ये मल्टीप्लाई और एन के साथ इधर आकर डिवाइड कर देते हैं, ये रेशो आ जाएगी एफ प्राइम डिवाइडेड बाई एफ, v डिवाइडेड बाई v माइनस ए हो जाएगा। अब v डिवाइडेड बाई v माइनस, अब ये a जो है ये वेलोसिटी है इसकी, किसकी, साउंड सोर्स की, और वो मूव कर रहा है 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, यानी इसको लिखेंगे 1/10 v। अब f प्राइम डिवाइडेड बाई f की इक्वल हो जाएगा v डिवाइडेड बाई v माइनस, अब 1/10 जो होता है वो 0.1 v होता है, 0.1 v। अब आगे इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। f प्राइम डिवाइडेड बाई f इक्वल हो जाएगा v डिवाइडेड बाई, अब ये 1v है, ये माइनस 0.1 v है, 1 में से 0.1 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 0.9 v, 0.9 v। तो अब ये v इस v के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो f प्राइम जो होगा, f प्राइम डिवाइडेड बाई f ये इक्वल होगा 1/0.9। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ f प्राइम डिवाइडेड बाई f इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट इसका ख़त्म करते हैं, पॉइंट इसका ख़त्म किया, ऊपर इसके साथ 0 लगा देंगे, 10 हो जाएगा, और इसका पॉइंट ख़त्म हो गया तो ये 9 बन जाएगा, तो ये आंसर आएगा 10/9। ये है जी रेशो ऑफ अपरेंट टू रियल फ्रिक्वेंसी, और ये है 10/9, तो ऑप्शन नंबर होगा डी 10/9, ये है इसका करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको इन MCQs की अच्छी से समझ आई होगी। फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिप्लाई भी दूंगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जितने भी बाकी यूनिट्स के MCQs हैं उनका जो वीडियोस का लिंक होगा वो मैं यहाँ पर दे दूंगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है MCQs की, आप वहाँ से सारे यूनिट्स के MCQs की वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।